सो हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फर्दर जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। और दिस सेशन इज़ प्रेजेंटेड बाय मी फाइनेंस सौरभ पांडे। तो जो भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो पहला टॉपिक है रीडिफाइन द सेकंड। सेकंड को डिफाइन करने की बात की गई है। अभी जब आप सेकंड को नापते हैं, मेज़र करते हैं, तो उस पर करंटली सीजियम 133 एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल किया जाता है। एटम्स के लेवल पे सर्टन चेंजेस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक सेकंड में होता है इतनी जो साइकिल्स होती है ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशन फ्रॉम सीजियम एटम ट्रांजिशन। सीजियम एटम में जो चेंजेस आएंगे और उसमें इतनी साइकिल्स ऑफ माइक्रोवेव रेडिएशंस जो होंगी, उस बेसिस पर जो सेकंड है उसको डिफाइन किया गया। अब देखो, ये डेफिनेशन आपको रटना नहीं है या फिर ये भी आपको जानने की ज़रूरत नहीं कि क्या ऐसा ट्रांजिशन होता है। बट होता क्या है कि जो ये सीजियम एटम है, ये जो सीजियम एटम पर बेस्ड जो ये एटॉमिक क्लॉक है, इसमें लगभग इट लूज ओनली 1 सेकेंड एवरी 300 मिलियन ईयर्स। अब ये जो वैल्यू है, इसको अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यार, अगर 300 मिलियन साल में, 300 मिलियन ईयर्स में अगर 1 सेकंड लॉस हो रहा है तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अब जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं, अलग अलग जो एप्लीकेशंस आ रहे हैं, वो हाईएस्ट लेवल की हैं। अगर जीपीएस की बात करें, क्लाइमेट साइंस की बात करें, एस्ट्रोनॉमी की बात करें, डीप स्पेस इमेजिंग की बात करें, तो इवन अगर 1 सेकंड का भी लॉस होता है तो इससे कई सारी ये जो टेक्नोलॉजिकल चीज़ें हैं, इनकी जो एक्यूरेसी है उस पर असर पड़ेगा। तो डिमांड क्या हो रही है कि और अधिक एक्यूरेसी। अगर 1 सेकंड का लॉस अगर आप 300 मिलियन ईयर्स में भी अगर कर रहे हो तो ये लॉस भी अफोर्ड नहीं किया जा सकता। सो 1 सेकंड की जो डेफिनेशन है, जो कि प्रेजेंटली वन सीजियम जो एटम है उसके जो चेंजेस उसमें जो हो रहे हैं उसके बेसिस पे जो डेफिनेशन आपकी रखी गई है, तो कहा क्या जा रहा है, इस चीज़ को चेंज किया जाए, इस चीज़ को बदला जाए। और इसके लिए क्या है, ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक यूज़ करने की बात की गई जो है ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक, जिसमें 100 टाइम्स, जो कि 100 टाइम्स मोर प्रिसाइज भी है, और साथ में इसमें 1 सेकंड का लॉस जो है वो 15 बिलियन साल में होगा। आप इमेजिन करो ये वैल्यू कि 1 सेकंड का जो लॉस है 15 बिलियन ईयर्स का होगा। ठीक है, 1 ईयर जो 1 सेकंड का लॉस है दैट इज़ अराउंड 15 बिलियन ईयर्स। और पहले कितना था, जो सीजियम एटम था, तो उसमें 1 सेकंड का जो लॉस है इट वाज अराउंड 1 सेकंड का लॉस है दैट इज़ अराउंड वी कैन से कि 300 मिलियन ईयर्स में 1 सेकंड का लॉस है। ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक में 1 सेकंड का लॉस 15 बिलियन साल है। तो दोनों के एक्यूरेसी में हाईएस्ट लेवल का अंतर आपको देखने को मिलता है। सो जो ऑप्टिकल जो क्लॉक्स हैं, दे काउंट टाइम यूजिंग विजिबल लाइट फ्रिक्वेंसीज विच आर मच हायर देन माइक्रोवेव फ्रिक्वेंसी यूज्ड इन सीजियम क्लॉक। तो दोनों में अंतर क्या है कि जो ऑप्टिकल क्लॉक होती है, जो ऑप्टिकल मतलब इट इज़ रिलेटेड विथ लाइट, तो इसमें क्या है कि इट यूजेस हायर फ्रीक्वेंसी, जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज़ कंपेरेटिवली हायर, और विजिबल लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है उसका इस्तेमाल इसके अंदर किया जाता है। वहीं अगर सीजियम एटम की बात करें, इसमें माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल किया जाता है, और जो कि आप कह सकते हैं कि कंपेरेटिवली उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो लोअर है, और जो एक्यूरेसी है विजिबल लाइट फ्रीक्वेंसी की विथ हायर फ्रीक्वेंसी, इसकी कंपैरेटिवली बहुत हाई है। तो अभी देखो, बातचीत ये चल रही है कि हम किसी न किसी तरीके से ये जो सीजियम एटम ट्रांजिशन पर बेस्ड जो या जो CS133 जो एटॉमिक क्लॉक है, इसकी जगह ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक जो है उसका इस्तेमाल जो है वो कर रहे हैं, ऐसा हाईलाइट किया गया। ठीक है, तो जो नेक्स्ट जनरेशन ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक है उसमें स्ट्रॉन्टियम या ट्रिबियम, इंडियम, इनका इस्तेमाल किया जाएगा। और जो स्ट्रॉन्टियम क्लॉक है उसका अगर देखा जाए तो इतने हर्ट्स फ्रीक्वेंसी में ये काम करती है। ट्रिबियम की क्लॉक की बात करें तो इतने हर्ट्स फ्रीक्वेंसी में काम करती है। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतना टिक्स पर सेकेंड होगा और उतना ज़्यादा एक्यूरेसी और स्टेबिलिटी होगी। तो आप खुद इमेजिन कर सकते हो कि अगर इतनी फ्रीक्वेंसी है तो जो टिक्स पर सेकेंड है वो बहुत हाई होगा, और उसमें स्टेबिलिटी भी बहुत है, एक्यूरेसी भी बहुत है। इसलिए कहा क्या जा रहा है कि लेट्स मूव एंड प्रोसीड टूवर्ड्स ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक की तरफ जो है मूव और प्रोसीड करते हैं। ये चर्चा चल रही है। इंडिया की रोल की बात करें तो हम भी अपने जो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी न्यू दिल्ली के अंदर है, उसमें हम 5 CS एटॉमिक क्लॉक, जो सीजियम एटॉमिक क्लॉक है, उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो हम भी चेंज करेंगे, वी विल ऑल्सो प्रोसीड
तो ये जो दीज क्लॉक्स प्रोवाइड, जो भी टाइम सर्विस है दे प्रोवाइडेड, धीरे धीरे लाइक अगर ऑप्टिकल जो एटॉमिक क्लॉक की तरफ अगर हम प्रोसीड करते हैं तो वी विल ऑल्सो मूव टुवर्ड्स इट। तो इसकी भी टेस्टिंग और ये सब भारत के अंदर भी प्रोसीड होगा एंड वी विल स्टार्ट ऑप्टिंग फॉर द ऑप्टिकल एटॉमिक क्लॉक्स। ये चीज़ ध्यान में रखें। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एंड अकेडमी से जरूर से जुड़ें। जीएस प्लस ऑप्शनल के लिए कंबाइंड आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस अमाउंट के अंदर बाय यूजिंग द कोड SPLIV। एग्रीकल्चर ऑप्शन 21 तारीख से चालू हो रहा है, तो उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं। इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं इससे पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस का कवरेज है, मेंस टेस्ट सीरीज़ है, GS CSAT है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, एक्सेस टू ऑल बैचेस कोर्सेज, 1-to-1 मेंटरशिप, हर एक चीज़ इंक्लूडेड है। यू हैव टू यूज़ द कोड दैट इज़ SPLIV। इसके अलावा प्रारंभ बैच, आरंभ बैच और फाउंडेशन बैच भी है, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। तो अनअकैडमी से ज़रूर से जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को आप काफ़ी अच्छे लेवल तक लेकर जा सकते हैं। टॉप एजुकेटर के साथ जो उनकी क्लासेस उनको आप अटेंड कर सकते हैं। हाईएस्ट लेवल का कंटेंट उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। तो सारी क्लासेस लाइव हैं और एग्रीकल्चर ऑप्शन 21 तारीख से चालू हो रहा है। सो ये इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं दैट इज़ PAH पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये एक टॉपिक आपके लिए बनता है। तो ये मॉलिक्यूल्स क्या, देखो इसमें क्या है, ये प्रीलिम्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनेगा, इसमें कोई मेंस का प्रश्न तो नहीं बनेगा। तो यहाँ पे पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स, ये क्या रिंग शेप्ड मॉलिक्यूल्स हैं। रिंग शेप्ड मतलब कुछ इस तरीके से ये जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं रिंग शेप्ड हैं, मतलब इसमें कार्बन और हाइड्रोजन दो चीज़ें इसमें मौजूद है। जो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ये सब टॉपिक्स आपके न्यूज़पेपर में है, ठीक है, ऐसा नहीं सोचना कि कोई इधर उधर से हो रहे हैं। तो रिंग शेप्ड है, इसमें कार्बन मौजूद है और इसमें हाइड्रोजन मौजूद है, कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद है। और कहा गया है कि जैसे मान लो एक स्टार है ये, दूसरा स्टार है ये, इनके बीच का जो स्पेस है उस स्पेस के अंदर लगभग 20% जो कार्बन प्रेजेंट होता है वो इसी फॉर्म में प्रेजेंट होता है। अच्छा, क्यों हम स्टडी कर रहे हैं लाइक पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन? बिकॉज जो स्टार्स के बीच का स्पेस है उसमें ये मॉलिक्यूल्स बहुत अधिक मौजूद है। अगर बात किया जाए लाइक 20% जो कार्बन प्रेजेंट है वो इसी फॉर्म में मौजूद है, लाइक रिंग शेप्ड है, उसमें कार्बन हाइड्रोजन दोनों जो है वो मौजूद है। अब कहा यह गया कि ये जो PAHs है ये कहाँ से लाए गए, अर्थ में कहाँ से मौजूद हुए? जो मिट्योर्स होते हैं, जैसे कोई अगर प्लैनेट है उससे कुछ चीज़ टूट जाए, या कोई रॉकी स्ट्रक्चर है उससे टूट के धीरे धीरे पृथ्वी के अंदर एंटर कर जाए एटमॉस्फेयर में, वो धीरे धीरे फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से थोड़ा सा रिड्यूस होगा और वो फिर अर्थ के सरफेस में रीच करेगा। तो ये जो मिट्योर्स होते हैं, ये मिट्योर्स बेसिकली इस मॉलिक्यूल को लेकर आए हैं और धीरे धीरे ये जो मिट्योर्स हैं ये साथ में PAH लेकर आए और ये PH जो है दे हैव प्रोवाइडेड कार्बन एंड नाइट्रोजन अर्थ के अंदर, और यहीं से लाइफ जो है वो शुरुआत हुई है। लाइक कार्बन और हाइड्रोजन जो है ये अर्थ में किसके द्वारा लेकर गए? मिट्योर्स के द्वारा। और PAH मॉलिक्यूल्स के अंदर ये मौजूद थे, ये मिट्योर्स के अंदर मौजूद थे, और इन्हीं ने क्या है कि जो लाइफ है उस लाइफ को सपोर्ट जो है वो स्टार्ट किया। कहाँ पे? अर्थ के अंदर जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है वो आपका स्टार्ट हुआ। तो एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, दैट इज पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। दूसरा देखो एक थॉट प्रोसेस है दैट इज रिलेटेड विथ टॉरस मॉलिक्यूलर क्लाउड 1 TMC1 जिसे हम कहते हैं। अब ये जो TMC1 है ये कहाँ पे? ये लगभग ये जो क्लाउड्स होते हैं है ना, ये लगभग 430 लाइट ईयर्स अवे है। ये डेंस रीजन है, लाइक ये ऐसा TMC1 की बात करते एक पर क्लाउड है। इस क्लाउड में क्या है? गैस है, डस्ट है और चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो क्या क्या है इसमें? गैस है, उसके बाद डस्ट है और ये चार्ज पार्टिकल्स भी है, मतलब प्लाज्मा जो है ये इसमें मौजूद है। अब यहाँ पे ये ध्यान में रखना है कि ये जो क्लाउड जिसे हम कह रहे हैं टॉरस मॉलिकुलर क्लाउड, ये बहुत दूर है अर्थ सरफेस से, लगभग 430 लाइट ईयर्स है, जो कि काफ़ी दूर है। तो यहाँ पे क्या है, कहा यह गया कि जो TMC1 है इसमें स्मॉल क्लोज्ड सेल PAH का मौजूद है। लाइक पहले तो ये देखो ये खूब सारा ये क्लाउड है और इसके अंदर आपका ये जो PAH जो मॉलिक्यूल है ये मॉलिक्यूल्स आपके मौजूद हैं, ये मॉलिक्यूल मौजूद हैं एंड दे आर फाउंड इन ग्रेटर क्वांटिटीज देन एक्सपेक्टेड। तो ये जो PAHs है इन क्लाउड्स के अंदर काफ़ी हद तक मौजूद है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में मौजूद है। एंड ये कहा गया कि ये जो मॉलिक्यूल्स है ये आखिर क्यों मौजूद है, मतलब जो एक थॉट प्रोसेस है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये डिस्ट्रॉय हो जाने चाहिए थे, क्योंकि कोई भी स्टार होता है उसकी लाइट में इनको डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए था
ठीक है। जैसे PAHS ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पूरे तरीके से क्या है, स्टार लाइट के अंदर इनको डिस्ट्रॉय होना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी क्या है ये प्रेजेंट है। तो आखिर क्यों, तो साइंटिस्ट भी इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि आखिर क्या है, व्हाट इज़ द फैक्टर जिस वजह से ये एक तरीके से मौजूद हैं। सो दीज मॉलिक्यूल शुड बी डिस्ट्रॉयड बाय हाई एनर्जी स्टार लाइट, स्टिल ये प्रेजेंट है। तो क्वेश्चन ये राइज होता है कि आखिर ये क्यों है, इतना स्टेबल कैसे मौजूद है, और स्टेबल सेंस में क्यों मौजूद है इतने समय से। तो इस पर भी काफ़ी सारी चर्चा जो है वो आपकी हो रही है। तो नए जो रिसर्च एफर्ट्स हैं, न्यू रिसर्च एफर्ट मतलब कई सारी रिसर्च हुई हैं और उन्होंने कुछ चीज़ें स्टडी की हैं बाय यूजिंग सर्टेन मॉलिक्यूल्स, जैसे इंडेनाइल कैटाइंस, इनका मॉलिक्यूल्स का इस्तेमाल करके इसको स्टडी किया गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मैं आपको क्वेश्चंस भी हाईलाइट करूंगा कि कैसे क्वेश्चंस पूछेंगे, बट अभी समझना, अभी तक हमने ये देखा कि ये जो PHS करके जो मॉलिक्यूल्स हैं ये मौजूद हैं इन क्लाउड्स में। ठीक है, क्लाउड्स 430 लाइट ईयर्स दूर हैं अर्थ से अगर देखा जाए। अब ये स्टेबल क्यों है, इस पर थोड़ा साइंटिस्ट सोच रहे हैं कि ये स्टेबल तो इतने नहीं होने चाहिए। तो एक स्पेशल पॉजिटिवली चार्ज्ड आयन का इस्तेमाल किया गया, इंजेनाइल कैटाइन जो है ये जो है इसका इस्तेमाल किया गया, और इसके बेसिस पे ये कहा गया कि धीरे धीरे जो इनकी मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं धीरे धीरे जो है कूल होते चले जाते हैं, इनका ये कूल होते हैं बहुत एफिशिएंटली। तो कूल होते हैं, कूल होने के बाद ये स्टेबल हो जाते हैं, क्योंकि अगर लाइट इन पर, जैसे सपोज करो मॉलिक्यूल है और इन पर कंटिन्यूस बेसिस पे अगर लाइट फॉल कर रही तो हाई टेम्परेचर होगा, ये डिस्ट्रॉय होते जाएंगे, स्टेबल नहीं होंगे। बट कहा गया कि ये एफिशिएंटली कूल डाउन होते हैं, और इस कूल डाउन की वजह से क्या है ये बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं और स्टेबल फॉर्म में मौजूद होते हैं। तो क्या फैक्टर है जिस वजह से इन क्लाउड्स में, जिसे हम TMCN बोलते हैं, इसके अंदर ये जो PAH करके आपके ये मॉलिक्यूल्स है क्यों आखिर स्टेबल हैं। तो आप आंसर क्या कहोगे कि ये कूलिंग रेट है इनका, और ये एफिशिएंटली कूल डाउन करते हैं, और इसकी वजह से, इस वजह से क्या है ये लार्जर टाइम पीरियड के लिए स्टेबल जो है वो आपके होते हैं, और लार्जर पीरियड ऑफ टाइम जो है ये आपके स्टेबल होते हैं। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे बनेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स करेक्ट है। तो PAH आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इसको बहुत डिटेल में आर्टिकल न्यूज़पेपर में है इसलिए हम डिस्कस कर रहे हैं। कार्बन हाइड्रोजन से मिलके बनते हैं, रिंग स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ये अभी डिस्कस किया है। PAH जो है बिलीव टू, इसमें 1/5 ऑफ ऑल कार्बन जो है आपका है, तो ये भी ठीक है। PAH अगर बात किया जाए, आर स्टेबल मॉलिक्यूल्स दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय स्टार लाइट इन स्पेस। तो ये कहा गया कि तो ये जो स्टेबल मॉलिक्यूल्स है दैट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड बाय द स्टार लाइट्स इन द स्पेस। ऐसा नहीं है, दे आर स्टेबल, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, लेकिन स्टिल वी कैन से देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दे कैन बी डिस्ट्रॉयड। बट यहाँ पे देखो इसमें कार्बन है और ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन है, तो गलत हो गया। और दे आर स्टेबल molecules cannot be destroyed by the starlights in the space, they are stable but can be destroyed। ठीक है, तो ऐसा हम क्लियरली नहीं कह सकते हैं, बट जो स्पेसिफिकली उस मॉलिक्यूल्स जो ये जो क्लाउड्स होते हैं ना, इनमें उनके अंदर ये कूलिंग रेट थोड़ा सा मेंटेन करके रखते हैं, एफिशिएंटली कूल डाउन होते हैं, और इस वजह से ये मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं। तो यहाँ पे आंसर इसका 2 ओनली जो है वो आपका होगा। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है, स्टार लाइट्स कैन पोटेंशियली डिस्ट्रॉय, उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। टॉरस मॉलिक्यूलर क्लाउड, ये आप देखो टॉरस मॉलिक्यूलर क्लाउड TMC1 रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है, तो ये डेंस मॉलिक्यूलर क्लाउड है जो कि 430 लाइट ईयर्स से दूर है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सो बिफोर वी प्रोसीड, तो अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो अनअकैडमी से आप ज़रूर से जुड़ें। अनअकैडमी से जो है आपको ज़रूर से जुड़ना है, और कोशिश करनी है कि जो भी आपकी UPSC की प्रिपरेशन है जुड़कर आप अपनी कंप्लीट कर सकते हैं। टॉप एजुकेटर के साथ आप जो क्लासेस हैं वो कर सकते हैं, लाइव क्लासेस हैं सारे सब्जेक्ट्स के, सारे कोर्सेज। इसमें मेरे द्वारा जैसे इफ़ यू आर यूजिंग द कोड SPLIV, तो एग्रीकल्चर ऑप्शनल भी चालू हो रहा है 21 तारीख से, 21 से एग्रीकल्चर जो ऑप्शनल है दैट इज़ स्टार्टिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज़ इन स्पेस, ये अभी न्यूज़ में था। इन स्पेस क्या है, इन स्पेस क्या है, दैट इज़ इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर, जो कि आप ये मानकर चलो, जैसे मान लो इसरो एक तरफ हो गई, इसरो के बाद क्या है कि इसरो अपना एक काम करेगी स्पेस टेक्नोलॉजी को लेके, अब प्राइवेट सेक्टर को भी हमें प्रमोट करना है। तो इस बीच में एक एजेंसी है जिसे हम इन स्पेस बोलते हैं, जिसका काम क्या है कि प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को खास तौर से स्पेस सेक्टर के अंदर कैसे इंक्रीज़ किया जा सके। तो जो भी कई इश्यूज़ और प्रॉब्लम्स होती हैं, तो सिंगल विंडो क्लियरेंस और एंड ऑल सब कुछ जो है वो प्रोवाइड जो है वो किया जाता है
थ्रू दिस अथॉरिटी, दैट इज़ इन स्पेस के माध्यम से वो आपका किया जाता है। तो इस्टाब्लिश्ड आपका हुआ है जून 2020 में। इसका हेडक्वार्टर आपका अहमदाबाद के अंदर है, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन ऑथराइज सेंटर का। इसका एम क्या है? प्रमोट करना, ऑथराइज करना और सुपरवाइज करना स्पेस एक्टिविटीज़ को, जो भी नॉन गवर्नमेंट एंटिटीज़ या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से जो किया जाता है। तो मतलब जो भी स्पेस एक्टिविटी है, जैसे मान लो प्राइवेट कंपनीज, एकेडमिया, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो ऐसा नहीं कि हर चीज़ इसरो के माध्यम से ही किया जाता है, कि स्पेशल एजेंसीज बना दी गई हैं कि जो भी उनके लेवल पे लाइक फॉर एग्जांपल बातचीत करना है, फंडिंग है, और भी कुछ जैसे लॉन्चिंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी या इस पे कोई एरिया एक्सेस करना है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें होती हैं कि अगर हम रिसर्च करते हैं, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि सब अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने ऑलरेडी बना रखा हो जिसका इस्तेमाल करके वो स्पेस टेक्नोलॉजी पे वर्क कर सकते हो। तो मान लो इसरो के कुछ चीज़ों का इस्तेमाल करना है और वो अलाउड है, तो वहाँ पे परमिशन अप्रूवल जो है इन स्पेस के माध्यम से ही किया जाता है। तो यहाँ पे जैसे मान लो बातचीत है इसरो और प्राइवेट सेक्टर के बीच, उसमें भी इसका पार्टिसिपेशन है, का परमिशन, ऑथराइजेशन है स्पेस मिशन के लिए, सैटेलाइट बिल्डिंग, लॉन्च सर्विसेज, स्पेस बेस्ड सर्विसेज, सारी चीज़ों के लिए, तो ये भी इसका रोल है। सेफ्टी, लाइबिलिटी, ग्लोबल कंप्लायंस आस्पेक्ट इंक्लूडिंग स्पेस ऑब्जेक्ट रजिस्ट्रेशन, रेडियो स्पेक्ट्रम फाइलिंग, ये बहुत सारे लेवल पे है। सेफ्टी है, लाइबिलिटी है, सर्टन ग्लोबल स्टैंडर्ड्स जो हैं वो मेंटेन रहे, कोई भी रजिस्ट्रेशन करना है, बहुत सारे एस्पेक्ट की अगर बात किया जाए तो वहाँ पे इन स्पेस का एक रोल आपका रहता है। इवन भारत के अंदर जो इंडियन स्पेस पॉलिसी 2023 है, उसको भी इम्प्लीमेंट करने का काम भी आपका इन स्पेस के माध्यम से ही आपका किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज मेल क्लास ड्रोन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बनता है। मेल क्लास ड्रोन, मेल क्लास ड्रोन क्या है? दैट इज मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल। तो ये कैटेगरी ऑफ सोफिस्टिकेटेड, मतलब ये ड्रोन्स हैं। देखो ये जो स्पेशल ड्रोन्स हैं, एक तो आप देखो इसमें नाम है मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस, मतलब इनको लगभग आप मानकर चलो 30K से लेके फिर 35K तक की हाइट तक ये जा सकते हैं। उसके अलावा 24 से लेके 48 आवर्स तक ये उड़ सकते हैं। ठीक है, तो जो मेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, ये मीडियम एल्टीट्यूड टिपिकली 30,000 से फीट तक आपका ये उड़ सकते हैं। दे कैन स्टे, मतलब रह सकते हैं लगभग 24 से 48 घंटे तक, और इनका इस्तेमाल इंटेलिजेंस गैदर करने में, सर्विलियंस में और चीज़ों के लिए किया जाता है। तो ये चीज़ इसको यूनिक बनाता है। तो मेल क्लास ड्रोन आपको याद रखना है, ये मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स हैं, मतलब UAVs जिसे हम बोलते हैं, और लगभग 30,000 से 35,000 तक का ये हाइट है जहाँ पे ये उड़ सकते हैं, और लगभग 24 से 48 घंटे तक मूव कर सकते हैं एक बार में, जो कि काफ़ी बड़ा टाइम पीरियड होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग आप देखो एल्टीट्यूड सीलिंग लगभग 30,000 से 35,000, और रेंजेस फ्रॉम सेवरल 100 किलोग्राम, लाइक केजी की है ना, इतना सेवरल 100 किलोग्राम टू ओवर अ टन डिपेंडिंग ऑन द मॉडल। तो यहाँ पे आपको याद रखना है, एक तो एल्टीट्यूड सीलिंग है दैट इज़ 30,000 से 35,000, और पेलोड कैपेसिटी है इसका, मतलब जो कैरी कर सकते हो काफ़ी सेवरल 100 किलोग्राम का जो सामान है वो कैरी कर सकते हैं। बॉर्डर पेट्रोलिंग है, समुद्र के सर्विलेंस के लिए, एनवायरनमेंट को मॉनिटर करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जा सकता है। डिज़ास्टर में कैसे रिस्पॉन्स करना है उसमें इसका इस्तेमाल जो है किया जा सकता है। और बहुत सारे देश हैं, लाइक काफ़ी सारे देश में इसका इस्तेमाल, तो हम लोग भी बॉर्डर मैनेजमेंट के लिए, प्रॉपर सर्विलेंस और इंटेलिजेंस के गैदरिंग के लिए इस मेल क्लास ड्रोन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये फैक्ट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, एक टॉपिक आता है दैट इज़ जीन एडिटेड राइस। इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ जीन एडिटेड राइस। ठीक है, तो जीन एडिटेड राइस है, ये क्या है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। देखो एक तो कोई भी स्पीसीज़ होती है, जैसे मान लो प्लांट है, ये प्लांट है, अब इस प्लांट की जो भी लाइक कितना प्रोडक्शन हो रहा है, इसका कलर कितना है, हाइट कितना है, ये सब कुछ आपका निर्भर करता है जीन पर। और अगर आप जीन पे कुछ चेंजेस या परिवर्तन अगर आप करते हो, तो कई सारे जो ट्रेट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उन पर भी हम चेंजेस कर सकते हैं। हम प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, हम चाहते हैं कि कोई जो राइस है उसकी नई वैरायटी हम बनाना चाहते हैं, या हम ये चाहते हैं कि कोई कीड़ा है वो जो है उस प्लांट को डिस्ट्रॉय ना करे, तो उसमें हम कुछ जेनेटिक लेवल पे प्लांट के अंदर चेंजेस कर सकते हैं। ये पॉसिबिलिटी बनती है काफ़ी लेवल तक। तो यहाँ पे स्पेसिफिकली अभी आर्टिकल जीन एडिटेड राइस पे आया है, तो इस पर लेट्स डिस्कस अबाउट इट। तो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने CRISPR CS9 टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। CRISPR CS9 टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें एक कंसेप्ट होता है बेस एडिटर, और दूसरा होता है CRISPR CS9 टेक्नोलॉजी। अब इसमें देखो क्या है कि लाइक फॉर एग्जांपल व्हेन यू टॉक अबाउट CRISPR CS9 टेक्नोलॉजी, तो ये क्या है कि जैसे जो जीन्स मौजूद होती हैं ना, जीन्स मौजूद होती हैं, लाइक फॉर एग्जांपल DNA है ना, जैसे सेल्स होते हैं, सेल्स के अंदर आपके पास DNA न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर आपका क्रोमोजोम है, क्रोमोजोम के अंदर DNA है। तो जो भी ये DNA है ना, इस DNA को ये एक लेवल पे कट कर सकता है, और
ऐसा एक सर्टेन सीक्वेंस को कट कर सकता है और कट करके जो भी रिक्वायर्ड सीक्वेंस है उसको ऐड कर सकता है या रिमूव कर सकता है। जो CRISPR-Cas9 टेक्नोलॉजी का हम लोगों ने पहले भी मतलब ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर डिस्कशन हमने पहले के सेशन में कर रखा है, आप चाहो तो देख सकते हैं। CRISPR-Cas9 और बेस एडिटर, शायद आगे भी एक टॉपिक आएगा तो डिस्कस करेंगे। तो CRISPR-Cas9 जीन एडिटिंग बेसिकली ये जैपोनिका राइस में किया गया था, जिसके माध्यम से क्या है कि फॉस्फेट को इनटेक को इम्प्रूव किया जाए। जैसे मान लो प्लांट्स होते हैं, जैसे इफ़ यू टॉक अबाउट द प्लांट्स, तो जैसे यू हैव दीज प्लांट्स, अब जितने भी ये प्लांट्स होंगे ना, लाइक व्हेन यू टॉक अबाउट स्पेसिफिक अबाउट दिस प्लांट, ये जो प्लांट्स आपके मौजूद होते हैं ये है और ये आपका रूट है, और यहाँ से क्या है कि जैसे ये एब्जॉर्व करते हैं कुछ ट्रांसपोर्ट जो है, जैसे मान लो फॉस्फेट है ये ज़मीन से नीचे की तरह जो है वो जाते हैं, लाइक फॉस्फेट जो है ये आपके प्लांट के अंदर जाते हैं, एब्जॉर्व किए जाते हैं। तो आपको फर्टिलाइज़र के माध्यम से खेतों में डालना पड़ता है इस फॉस्फेट को। अब उसमें भी जो एब्जॉर्प्शन है वो बहुत अधिक नहीं होता, तो बहुत ज़्यादा फॉस्फेट आप डालोगे भी तो वो एब्जॉर्प्शन बहुत कम है। एब्जॉर्प्शन अगर कम है तो क्या है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा डालना पड़ेगा, फर्टिलाइज़र जो है ज़्यादा डालना पड़ेगा। तो इसमें क्या है कि अगर इसकी एफिशिएंसी एब्जॉर्प्शन की बढ़ा दी जाए, एफिशिएंसी किसकी, एब्जॉर्प्शन की जो एफिशिएंसी अगर उसको बढ़ा दिया जाएगा, तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि ये जो प्लांट्स होते हैं ये प्लांट्स बेसिकली थोड़े फर्टिलाइज़र में भी ज़्यादा से ज़्यादा फॉस्फेट अब्जॉर्व कर लेंगे। इसी चीज़ को जो चेंजेस हैं वो आपके किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे कि कहा गया कि जो एडिटेड राइस है, इफ़ यू टॉक अबाउट दीज राइस, अगर एडिटेड राइस की बात करें, दैट शोड मोर सीड पैनिकल्स लीडिंग टू हायर यील्ड विदाउट अफेक्टिंग सीड क्वालिटी। तो यहाँ पे क्या कहा गया कि 10% जैसे आपने डाला तो ओनली 10% जो यूजुअल फॉस्फेट फर्टिलाइज़र से ही जो है उसका यील्ड इंक्रीज़ हो जाता है। क्योंकि देखो यहाँ पे क्या है कि जैसे अगर जनरल सेंस में मतलब नॉर्मल जो राइस है वो लगभग 50 से 20% अप्लाइड फॉस्फेट फर्टिलाइज़र आपका यूज़ होता है। मतलब राइस नीड फॉस्फेट फॉर ग्रोथ, बट ओनली 15 से 20% ही जो फॉस्फेट फर्टिलाइज़र उसको यूज़ होता है। तो अब देखो ज़्यादातर तो वेस्ट हो जाता है। तो अगर हम एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी बढ़ा देंगे लाइक थ्रू जीन एडिटिंग एंड ऑल, तो उसमें क्या है कि कम फर्टिलाइज़र में भी जो फॉस्फेट है वो अवेलेबल रहेगा और जो फर्टिलाइज़र का वेस्टेज है वो भी नहीं होगा। तो इवन 10% जो अभी आपको ज़रूरत है उससे मात्र 10% जो यूजुअल फॉस्फेट फर्टिलाइज़र है उस जो अभी यूज़ हो रहे हैं उसके मात्र 10% में जो प्रोडक्टिविटी है ओवरऑल यील्ड है वो बहुत अधिक है, लाइक 40% के ओवर इंक्रीज़ देखने को मिला है। अब जो भी ये फॉस्फेट्स होते हैं ये कैसे अब्जॉर्व करते हैं, बाय रूट्स। जैसे मान लो पौधा लगा, उसके रूट्स के माध्यम से ये फॉस्फेट एब्जॉर्व होके जाता है और फिर धीरे धीरे ऊपरी हिस्सा जो है प्लांट का उसमें हो जाता है बाय यूजिंग दिस ट्रांसपोर्टर जिसे हम कहते हैं OSPH012। तो आप याद रखो OSPH012 रिसेंटली न्यूज़ में था, तो ये क्या है, तो दिस OSPH012 बेसिकली क्या है, दिस इज़ अ ट्रांसपोर्टर का काम क्या होता है कि ये रूट से लेके शूट, मतलब रूट से एब्जॉर्व करेगा और प्लांट के ऊपरी हिस्से में लेकर जाएगा। इट विल टेक टू द अपर साइड ऑफ द प्लांट। तो OSPH012 जिसे हम कहते हैं। तो रिसर्चर्स ने आइडेंटिफाई किया है एक रिप्रेसर जीन जिसे OSWRKY6 बोलते हैं। ये क्या करता है, ट्रांसपोर्टर की जो एक्टिविटी उसको रिड्यूस कर सकता है। यहाँ पे क्या है कि जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने आइडेंटिफाई किया रिप्रेसर जीन को। इस रिप्रेसर जीन मतलब ये जो जीन है इसकी वजह से ट्रांसपोर्टर 15 से 20% ही फॉस्फेट ट्रांसपोर्ट कर सकता है ऊपरी हिस्से, प्लांट के ऊपरी हिस्से में। तो कोशिश क्या की गई कि इस रिप्रेसर जीन को, इसकी एक्टिविटी को रिमूव किया गया। अगर ये रिप्रेसर जीन नहीं होगी तो और अधिक ज़्यादा से ज़्यादा जो फॉस्फेट है वो ट्रांसपोर्ट किया जाएगा रूट से आपका प्लांट में, ठीक है। तो जैसे अगर इफ़ यू टॉक अबाउट द प्लांट इन जनरल, तो हमने क्या ये देखा, लाइक जैसे मान लो कि ये प्लांट है और इसके ये रूट्स हैं। अब इसमें क्या है कि जनरली जो भी फॉस्फेट अब्जॉर्व होगा दैट इज़ अराउंड 15 to 20%। इसको बढ़ाना है। इसको बढ़ाने के लिए हमने क्या किया कि जो रिप्रेसर जीन है, रिप्रेसर जीन कौन सी जीन, ऐसी जीन जो कि उसके ट्रांसपोर्टेशन के वर्क को रिड्यूस करती है, यहाँ से ऐसा नीचे से ऊपर की तरफ जो रूट से शूट की तरफ है ना, तो रूट से शूट की तरफ जो आपके फॉस्फेट को ट्रांसफ़र करने का जो काम होता है ट्रांसपोर्टर के द्वारा, उस एक्टिविटी को रिड्यूस करती है। तो जीन एडिटेड राइस के अंदर इस जीन के वर्क को हटाया गया, मतलब ये जीन को की फंक्शनिंग को हटाया गया, ठीक है। उस जीन का नाम क्या है, OSWRKY6। इस जीन को जो है वो रिमूव किया गया। तो यहाँ पे क्या है कि जब इस एडिटेड राइस का आप इस्तेमाल करेंगे तो
एडिटेड राइस की सबसे जो इम्पोर्टेंस बनती है वो ये है कि जो फॉस्फेट एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी है वो उसका कंपैरेटिवली बहुत हाई है इन कंपैरिजन टू जो पहले जो नॉर्मल आपकी राइस है जिसमें कोई भी ऐसा बदलाव नहीं है। तो कम फॉस्फेट में भी जो ओवरऑल प्रोडक्टिविटी आपका राइस इंक्रीज कर गया। सो विथ रेफरेंस टू द फॉस्फोरस इन एग्रीकल्चर, फॉस्फोरस इज एसेंशियल फॉर प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। प्लांट टिपिकली अब्जॉर्ब मोर देन 70% ऑफ द अप्लाइड फॉस्फोर। तो ये गलत हो गया। इन एसिडिक सॉइल फॉस्फोरस फॉर्म कॉम्प्लेक्स विद आयरन एंड एल्यूमिनियम मेकिंग इट अवेलेबल टू द प्लांट्स। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि जो एसिडिक सॉइल होते हैं उसमें फॉस्फोरस आयरन और एल्यूमिनियम से जुड़ जाता है और फिर वो फॉस्फोरस अवेलेबल नहीं होता प्लांट के लिए। तो ये स्टेटमेंट सही है। प्लांट टिपिकली, तो सेकंड गलत है, फर्स्ट और थर्ड जो है वो आपका सही है। तो आंसर इसमें क्या होगा, दैट इज 1 and 3। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ OSPH 012 जीन इन राइस एज मेंशन इट NIPGR स्टडी की अगर बात करें तो इसमें बेसिकली आपको ध्यान रखना है कि ये जो है इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम रूट टू शूट। मतलब इसका काम क्या है कि प्लांट्स में रूट से शूट की तरफ, मतलब जो रूट है उससे ऊपरी हिस्से की तरफ आपको क्या है जो ट्रांसपोर्ट करना, किस चीज़ का ट्रांसपोर्ट करना, बेसिकली फॉस्फेट का ट्रांसपोर्ट करना। इट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम रूट टू शूट। तो ये अभी हमने जो है डिस्कस भी किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। नेक्स्ट देखते हैं एक टॉपिक आता है दैट इज़ ककरा पर एटॉमिक पावर स्टेशन, KAPS बोलता है। तो इस पर अभी कुछ डेवलपमेंट हुआ है तो इसको डिस्कस करते हैं। सो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी जो बोर्ड है इसने NPCL को परमिशन दी है, लाइसेंस दिया है कि वो 2 जो रिएक्टर्स हैं जो कि प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स होंगे काकरापरा एटॉमिक पावर स्टेशन गुजरात के अंदर, उसको वो मैनेज करेंगे। तो ये एक न्यूज़ है। तो अभी थोड़ा सा पॉइंट्स इसके ऊपर हमें जानना है। ये तो लोकेशन तो आपको पता ही होना चाहिए, काकरापरा एटॉमिक पावर स्टेशन कहाँ लोकेटेड है, गुजरात के अंदर इट इज़ लोकेटेड। एंड ये जो रिएक्टर है वो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है। तो ये प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर, इसका कुछ यूनिकनेस भी होता है, वो भी हम लोग देखेंगे। सो पहली चीज़ तो देखो कि जो एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड है जिसने ये परमिशन दी है, इसका वर्क मेनली क्या है। इसका मेनली वर्क ये है कि वही जो भी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस होते हैं उनकी प्रॉपर सेफ्टी और ऐसा कोई रेडिएशन ना आए, तो उस चीज़ को मैनेज करने का काम आपका AERB का होता है। इसका ये डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है। इसका मुंबई और महाराष्ट्र में इसका बेस है, मतलब हेडक्वार्टर है। अब जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है, हैवी वाटर क्या है यहाँ पे, जब जनरली जो वाटर है ना उसको आप DTO से रिप्लेस करते हो, मतलब यहाँ वाटर की जगह आप DTO, हैवी वाटर का H जो है D से रिप्लेस होता है। तो ये जो हैवी वाटर जिसे हम DTO कहते हैं, ये रिएक्टर के में मॉडरेटर का काम करता है। जैसे क्या होता है कि जैसे जनरली जो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन होगा, तो मान लो ये आपका फ्यूल है और इसमें न्यूट्रॉन्स आके हिट करते हैं, उन न्यूट्रॉन्स की स्पीड को थोड़ा सा स्लो डाउन करना या मॉडरेट करना ज़रूरी होता है, जब तभी उसके माध्यम से आप जो ओवरऑल रिएक्शन है उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। तो जो हैवी वाटर है, ये हैवी वाटर क्या मॉडरेटर का भी काम करता है और जो हीट जनरेट होती है तो उससे कूलेंट का काम भी करता है। तो यहाँ पे हैवी वाटर प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर के अंदर हैवी वाटर जो है मॉडरेटर का काम भी करता है और कूलेंट का काम भी करता है। और जो नेचुरल यूरेनियम और लो एनरिच यूरेनियम है उसमें ये काम करता है। जनरली क्या होता है कि जो नॉर्मल आपके न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं उसमें आपको एनरिच्ड यूरेनियम का ज़रूरत होता है, तो उसको थोड़ा प्योरिटी चाहिए होती है। उसमें पहले आपको एनरिच करोगे फिर उसके बाद ही उसका इस्तेमाल करोगे, तो एनरिच्ड यूरेनियम हमें कई बार इंपोर्ट भी करना पड़ता है। बट यहाँ पे जो प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर है वो DTO का इस्तेमाल करके, लाइक हैवी वाटर या DTO का इस्तेमाल करके, जो कि मॉडरेटर और कूलेंट का काम करता है, उसके बेसिस पर आपका रिएक्टर काम करता है और उसमें नेचुरल यूरेनियम या लो एनरिच यूरेनियम फ्यूल के रूप में काम कर सकता है। आपको बस थोड़ा हाई लेवल एनरिचमेंट का ज़रूरत आपका नहीं है। सो हैवी वाटर क्या है, हैवी वाटर एक वाटर वेयर हाइड्रोजन एटम बेसिकली रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम। हाइड्रोजन जो है इट इज़ रिप्लेस्ड बाय ड्यूटेरियम, जो कि एक फॉर्म है हाइड्रोजन का, मतलब आप कह सकते हो उसका एक आइसोटोप है जो ड्यूटेरियम के है। एंड ये न्यूट्रॉन मॉडरेटर के रूप में भी काम करता है इन कंपैरिजन टू नॉर्मल वाटर, एंड बिकॉज इट अब्जॉर्ब्स फ्यूअर न्यूट्रॉन, सो इट इज़ बेटर न्यूट्रॉन मॉडरेटर देन रेगुलर वाटर। मतलब बिकॉज जो भी आपका कोई भी फ्यूल आप यूज़ करोगे और न्यूट्रॉन आके इससे टकराते हैं, तो अगर आपको न्यूक्लियर रिएक्शन को कंट्रोल करना है तो किस स्पीड से और कितना अधिक आपके जो न्यूट्रॉन्स हैं वो हिट करते हैं फ्यूल को, तो उसको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा और इसके लिए आपको मॉडरेटर्स की ज़रूरत होती है। तो ये हैवी वाटर कहीं ना कहीं मॉडरेटर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर में। ठीक है, तो ये पॉइंट्स थोड़ा ध्यान में रखना है।
अब हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं लाइक टू डेवलप दीज प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स को हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करें, क्योंकि ये नेचुरल यूरेनियम में भी काम करता है। नेक्स्ट देखते हैं द ओरिजिन ऑफ लाइफ, हाउ हीट एंड फ्लो मे हैव स्पार्क्ड अर्ली केमिस्ट्री। ये थोड़ा सा देखते हैं, ये कुछ पॉइंट्स हैं, इस पर प्रीलिम्स का ही प्रश्न जो है आपके लिए फ्रेम होगा। सो यहाँ पे कहा गया कि देखो जो हीट है, हाउ हीट क्रिएट्स अ मूवमेंट। अब देखो इसमें क्या है कि जैसे मान लो कि फॉर एग्जांपल कोई भी अगर रॉक स्ट्रक्चर है या रॉक स्ट्रक्चर है और उन रॉक स्ट्रक्चर में भी डिपेंडिंग अपॉन सूरज की रोशनी कितनी पड़ती है और जितनी भी रोशनी पड़ेगी उसमें हीट जनरेट होगी, टेम्परेचर डिफरेंस होगा। तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है, लाइक इमेजिन अ क्रैक फिल्ड विथ वाटर वार्मर ऑन वन साइड। सपोज ये एक क्रैक है, उस क्रैक में ऊपरी हिस्सा जो है वो कंपेरेटिवली क्या है, इट इज़ फिल्ड विथ वाटर। एक तरफ वहाँ पे वार्मर है और दूसरी तरफ लाइक कूलर है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर होगा, एक तरफ आपका वार्मर होता है और दूसरी तरफ क्या है, जनरली टेम्परेचर लोअर है, लाइक इट इज़ कूलर। तो यहाँ पे क्या है कि बिकॉज ऑफ दिस जो मूवमेंट है, लाइक जो कोई भी लिक्विड मौजूद होगा उसका मूवमेंट हो सकता है, जैसे जो वार्मर है वो ऊपर की तरफ मूव करेगा, सो इट क्रिएट एन अपवर्ड मूवमेंट। और जो कूलर लिक्विड है वो सिंक करेगा। जैसे सिंपल सी बात है कि कोई भी रॉक है और उसमें क्रैक डेवलप्ड है, तो जो भी टेम्परेचर डिफरेंस होगा, जैसे अगर वार्मर है तो वार्मर क्या होगा, तो उसमें थोड़ा जो भी लिक्विड मौजूद होगा ऊपर की तरफ जाएगा, और अगर कूलर है थोड़ा कंपेरेटिवली उससे अटैच जो भी लिक्विड होगा उसका भी टेम्परेचर लो होगा और वो कूलर लिक्विड नीचे की तरफ सिंक करने का कोशिश करेगा। तो ये जो मूवमेंट है, इट सर्कुलेट्स द वाटर। जैसे फॉर एग्जांपल इस मूवमेंट की जगह, जैसे वार्मर है तो वो ऊपर की तरफ जा रहा है, कूलर है तो नीचे की तरफ जा रहा है, तो ऐसा सर्कुलेशन टाइप पानी का क्रिएट होता है। और इससे कई सारे जो मॉलिक्यूल्स भी साथ साथ में इन लिक्विड के साथ साथ में मूव करते हैं। ये स्टडी जो है वो आपकी कहती है। तो ये यहाँ पे हमें क्या ध्यान में रखना है कि ये जो एक स्टडी है वो हाईलाइट कर रहा है कि किस तरीके से जो इनिशियल सेल्स हैं वो बने। लाइक अगर हम बात करें कि जैसे आज हमारे शरीर में मिलियंस बिलियंस में सेल्स मौजूद है और उसने हमारे शरीर को बनाया, तो जो इनिशियल सेल है जिसे प्रोटोसेल्स बोलते हैं वो कैसे क्रिएट हुआ। तो सेल लाइक स्ट्रक्चर दैट मे हैव बीन प्रिकर्सर्स टू द ट्रू सेल। आज का जो ट्रू सेल्स है उनका फॉर्मेशन इन प्रोटोसेल से ही बना है। तो ये जो टेम्परेचर है, ये भी एक जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इन्होंने भी एक रोल प्ले किया है जिससे कि अलग अलग मॉलिक्यूल्स आपस में इंटरेक्ट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल एक जगह कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, दूसरी जगह दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, तीसरी जगह तीसरे मॉलिक्यूल्स हैं, चौथी जगह चार। तो ये क्या होगा कि ये जो हीट है या जो टेम्परेचर डिफरेंस है, इन्होंने फैसिलिटेट किया व्हाट, दे फैसिलिटेटेड द मूवमेंट ऑफ, जो मूवमेंट है आपका उसको इन्होंने फैसिलिटेट किया जो मॉलिक्यूल्स हैं, क्योंकि जो भी लिक्विड है वो लिक्विड मूव कर रहा है डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो भी लिक्विड है आपका, जैसे अगर ऐसा मूव कर रहा है ना, जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसके बेसिस पर कई मॉलिक्यूल्स हैं, वो मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे हैं, तो इस वजह से आके वो इंटरेक्ट करते हैं मॉलिक्यूल्स और फिर दे कैन फैसिलिटेट द फॉर्मेशन ऑफ इनिशियल सेल्स, जिससे फिर दूसरे सेल्स आपके बने। तो ये स्टडी जो है वो आपकी की गई है। तो यहाँ पे देखो सिर्फ एक जो क्वेश्चंस मैं आपको दिखा देता हूँ। विथ रेफरेंस टू द रिसेंट स्टडी ऑन द ओरिजिन ऑफ लाइफ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द स्टडी डिमॉन्स्ट्रेट दैट प्रोटीन सिंथेसिस कैन ऑकर विदाउट अ सेल मेम्ब्रेन अंडर स्पेसिफिक थर्मल कंडीशंस. A temperature gradient help concentrate essential biomolecule at one location. The study conclusively proved that life began in volcanic cracks on early Earth. तो ऐसा तो कुछ नहीं कि लाइफ क्रैक्स में ही जनरेट हुई है, ऐसा कंक्लूड नहीं किया गया। बट हाँ, ये चीज़ ज़रूर से किया गया कि जो टेम्परेचर डिफरेंस, मान लो T1 T2 T3 T4, ये अलग अलग जो टेम्परेचर डिफरेंस आप कह सकते हो, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट है, इसकी वजह से क्या है कि कंसंट्रेशन ऑफ सर्टेन एसेंशियल मॉलिक्यूल्स वो इंक्रीज़ हुए हैं। क्यों, सपोज करो एक जगह मॉलिक्यूल यहाँ है, दूसरा अलग अलग मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, इन मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा करके एक जगह पे जो मूव करके एक जगह पे ये मौजूद हुए हैं, ये कैसे पॉसिबल हुआ है, बिकॉज ऑफ द टेम्परेचर डिफरेंस। जो रॉक्स हैं, रॉक्स के अगल बगल जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तो जो भी मॉलिक्यूल्स वो धीरे धीरे जो है एक तरफ मूव करके आए, इंटरेक्ट किए और धीरे धीरे वो सूप टाइप बना और वो प्रोटोसेल्स या जो इनिशियल सेल्स हैं जिससे लाइफ स्टार्ट हुई वो बनना चालू हुई। तो ये लाइन आपको याद रखना है कि क्या टेम्परेचर ग्रेडियंट या टेम्परेचर डिफरेंस ने इस प्रोसेस को फैसिलिटेट किया कि नहीं किया, ये चीज़ देखना है। नेक्स्ट देखते हैं एक्सियोम 4 मिशन, इस पर काफ़ी चर्चा भी कर रखी है बट थोड़े से पॉइंट्स इस पर भी देख लेते हैं। और तो ये लॉन्च आपका जून 25 2025 के अंदर हुआ था। फाल्कन 9 जो लाइक फाल्कन 9
रॉकेट का इस्तेमाल किया, लॉन्च फ्रॉम नासा फ्लोरिडा स्पेसक्राफ्ट। इसके बाद इसमें ड्रैगन जो कैप्सूल का था, उसके बाद एक्सियोम स्पेस इन पार्टनरशिप विद नासा एंड स्पेस एक्स उसने काम किया। इसमें हमारे शुभांशु शुक्ला जो है क्रू मेंबर है, उन्होंने काम किया। और इसमें जो हमें जाना था वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन गए, वापस भी आ गए जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है। अब इसके लॉन्च में देखो 28 घंटे का टाइम लगा, लाइक वो रीच जो किया वो 28 आवर्स का टाइम लगा। और इसके पीछे देखो क्या है कि इतना टाइम, क्योंकि देखो डिस्टेंस जो उनको जाना था दैट वाज अराउंड 400 किलोमीटर्स, जो कि ज़्यादा नहीं है। इसके बाद भी क्या है कि आपका 28 आवर्स लगे। अब इसका रीज़न क्या है कि उसको जैसे जैसे सपोज करो ये आप देखोगे ना, तो ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, ये आपका एक्सियोम है। अब इसको प्रॉपर क्या है कि अब जैसे मान लो ये आप देखोगे तो ये आपका क्या है कि ये कैप्सूल है और यहाँ पे ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है। इसकी प्रॉपर जो है डॉकिंग करना, तो उसमें प्रॉपर जैसे एक ऑर्बिट में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, तो ये कैप्सूल को भी उन मल्टीपल ऑर्बिट्स में ऐसा जाके अलग अलग ऑर्बिट में इसके सामने आना, वेलोसिटी एल्टीट्यूड को मैच करना, तो लगभग 18 बार तो उस ऑर्बिट के चक्कर लगा के फिर इस पोजीशन में आना, डॉक करना। तो इस वजह से ये पूरा जो टाइम पीरियड है वो लगा, क्योंकि देखो ऑलरेडी स्पीड क्या है 27,000 किलोमीटर पर आवर। अगर आप गाड़ी से भी जाओगे ना तो 400 घंटे, आपको 28 घंटे नहीं लगेंगे। लेकिन इस केस में क्या है कि मल्टीपल ऑर्बिट्स में मूव करना पड़ा, लगभग 18 के आसपास है। तो इस वजह से वो वेलोसिटी मैच करना, एल्टीट्यूड मैच करना, और उसके बाद ही आप कह सकते हैं कि बिकॉज ऑफ दैट जो मैचिंग हुई है, बिकॉज ऑफ दैट ये जो टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड इतना अधिक जो है आपका लगा। तो यहाँ पे जो डॉकिंग प्रोसीजर्स हैं, स्पेस क्राफ्ट रेंडीजेवस जिसे हम कहते हैं, तो ये रेंडीजेवस क्या है? रेंडीजेवस बेसिकली जब आप दो स्पेस क्राफ्ट को साथ लेकर आते हो और वहाँ पे डॉकिंग होती है, तो यहाँ पे धीरे धीरे जैसे ये फेजिंग बर्न्स भी क्रिएट किए गए। तो इसमें जैसे आप मानो कि जब हम उसको मूव कर रहे हैं तो वहाँ पीछे से थोड़ा एग्जॉस्ट ऐसा निकलता है, यहाँ पे अगर इमेज होगी नहीं है तो यहाँ पे क्या है कि वो एग्जॉस्ट हल्का सा ऐसा निकलता है, जैसे कोई भी ऐसा मौजूद है। तो इसका इमेज अगर आप यहाँ पे देखोगे, इसके पीछे तरफ ऐसा एग्जॉस्ट निकलता है, और उस बेसिस में क्या इसके अलाइनमेंट को करेक्ट किया जाता है। तो इसे फेसिंग बर्न भी बोलते हैं, एक शब्द मेंशन होता है फेसिंग बर्न। तो यहाँ पर रेज ऑर्बिट एल्टीट्यूड स्टेप बाय स्टेप, फिर आईसीएस को जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है उसको प्रिसाइजली ट्रैक किया जाता है। प्रॉपर डॉकिंग है वो आपकी की जाती है। डॉकिंग मतलब उसको अटैच करके फिर तभी जो हमारे क्रू मेंबर्स है वो अंदर मूव किए थे। सो इट टुक अराउंड 28 आवर्स। लाइक ये जो ड्रैगन है, जो कैप्सूल है जिसके अंदर क्रू मेंबर्स मौजूद थे, 18 ऑर्बिट्स उन्होंने, लाइक 18 ऑर्बिट्स आपके लाइक दे हैव टू मूव, है ना, जैसे अलग अलग ऑर्बिट्स ऐसे। तो लगभग 18 ऑर्बिट्स वो मूव करके धीरे धीरे उसके सामने आए, वेलोसिटी एडजस्ट की, एल्टीट्यूड एडजस्ट की, और फिर प्रॉपर डॉकिंग जो है वो आपकी परफॉर्म हुई। सो एंटरिंग डॉकिंग कॉरिडोर नियर द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, स्लोइंग डाउन मीटर्स पर सेकेंड, फिर देन होल्डिंग पॉइंट्स, है ना, पहले स्पीड रिड्यूस की, फिर उस पॉइंट तक रीच करना, फिर यहाँ पे कुछ ऐसे प्रॉपर चेकिंग हुई, लेज़र चेक्स हुए। अगर कुछ भी ऐसा दिक्कत होता तो उसमें अलग से प्रोटोकॉल्स बने हुए थे कि यहाँ पे हमें रुकना है, इसके आगे नहीं जाना है, या रिकरेक्ट करना है। तो रिकरेक्ट करने के लिए फेसिंग बर्न जैसी एक्टिविटीज़ जो हैं वो आपकी की गई। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं। द टाइम टेकन बाय एक्सियोम फॉर क्रू कैप्सूल टू डॉक विद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन was approximately 28 आवर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन द रीजन? तो अब याद रखो, द कैप्सूल हैड टू परफॉर्म मल्टीपल ऑर्बिटल मैन्योर्स टू मैच द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन वेलोसिटी एंड एल्टीट्यूड। ये लाइन हमने अभी डिस्कस भी की। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब अ फेसिंग बर्न यूज्ड इन स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग? तो यहाँ पे देखो, अ स्मॉल थ्रस्टर्स बर्न टू एडजस्ट द स्पेसक्राफ्ट ऑर्बिटल पोजीशन एंड टाइमिंग। तो स्मॉल थ्रस्टर्स जो है, मतलब यहाँ पे जो पीछे साइड है वो उसको ऐसा बर्न करके फिर इसका प्रॉपर अलाइनमेंट और पोजीशनिंग जो है वो आपकी की गई है। तो ये आपका, इसको हम फेसिंग बर्न बोलते हैं। इसको फेसिंग, ये इस पर प्रश्न बन सकता है कि आखिर फेसिंग बर्न है क्या। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और कई सारे टॉपिक्स हैं, धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पूरा प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट को आप लोग फॉलो करें और कोशिश करें कि जो भी आप प्रिपरेशन आप कर रहे हैं तो उसमें हाई क्वालिटी कंटेंट पढ़ें, जो कि आपको हेल्प करेगा आपके सिलेक्शन के अंदर। सो हेलो एवरीवन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन अनअकैडमी से ज़रूर से जुड़ें। जीएस प्लस ऑप्शनल के लिए कंबाइंड आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं इस अमाउंट के अंदर बाय यूजिंग द कोड SPLIV। एग्रीकल्चर ऑप्शनल 21 तारीख से चालू हो रहा है, तो उसका भी बेनिफिट आप उठा सकते हैं।
इसके अलावा आप देखेंगे तो यहाँ पे आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। अभी ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं, इसे पूरा कंप्लीट आपका सिलेबस का कवरेज है, मेंस टेस्ट सीरीज़ है, जीएस CSAT है, डेडिकेटेड डाउट सॉल्विंग सेशन है, एक्सेस टू ऑल बैचेस कोर्सेज, 1-to-1 मेंटरशिप, हर एक चीज़ इंक्लूडेड है। यू हैव टू यूज़ द कोड दैट इज़ SPLIV। इसके अलावा प्रारंभ बैच, आरंभ बैच और फाउंडेशन बैच भी है, इसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। तो अनअकैडमी से ज़रूर से जुड़ें और अपनी प्रिपरेशन को आप काफ़ी अच्छे लेवल तक लेकर जा सकते हैं। टॉप एजुकेटर के साथ जो उनकी क्लासेस हैं उनको आप अटेंड कर सकते हैं। हाईएस्ट लेवल का कंटेंट उसको आप एक्सेस कर सकते हैं। सारी क्लासेस लाइव हैं और एग्रीकल्चर ऑप्शनल 21 तारीख से चालू हो रहा है। सो ये इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है।